हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 62 करने जा रहे हैं। ठीक है, और ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में और भी कुछ टॉपिक मैंने ऐड किया है। मल्टी सोर्स बीएफएस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, फेमस टॉपिक है। रिसेंटली मैंने उस पर 3 वीडियोस डाले हैं कि मल्टी सोर्स बीएफएस क्या होता है, और उस पर 2 क्वेश्चन भी बनाए हैं, रॉटिंग ऑरेंजेस और एक एक क्वेश्चन आज सुबह मैंने अपलोड किया, वो दोनों देख सकते हो आप। ये प्रॉब्लम हार्ड तो मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 1368, लेकिन ऑलरेडी स्टडीड कंसेप्ट पर ये प्रॉब्लम है ना। ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाई हैं जिसकी मदद से आज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, देखते हैं क्या है वो। यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल ऑल्सो, वीकेंड विथ माइक। आज का मोटिवेशन देखते हैं। देखो, ये मोटिवेशन काफ़ी पर्सनल लगा मुझे, और कल किसी ने मेंशन किया था, थैंक यू सो मच। और भी मोटिवेशन कोट्स हैं जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे मेरे सारे वीडियोज़ में यूज़ करूँगा उनको भी। देखो, ग्रेट इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे क्या कहना चाहता है। ग्रेटनेस इजंट बिल्ट इन अ सिंगल मोमेंट, है ना। एक ही दिन में सोचोगे कि ग्रेटनेस अचीव कर लो, नहीं हो पाएगा, है ना। इट्स द सम ऑफ द स्मॉल चॉइसेस एंड विक्ट्रीज नो वन एल्स सीज। ये पॉइंट बड़ा मुझे वो लगा, जो कोई नहीं देखता एक्चुअली में। जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो आपने कितने एफर्ट मारे हैं बैकग्राउंड में, किसी को वो नहीं दिखता ना, क्योंकि वो साइलेंटली आप काम कर रहे होते हो। द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ परसिस्टेंट डिसिप्लिन, द कमिटमेंट टू कीप गोइंग व्हेन इट फील्स इनसिग्निफिकेंट। जब कुछ सही भी नहीं भी लग रहा हो, तब भी जो आप कमिटमेंट करते हो और आप आगे बढ़ते रहते हो, है ना। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट विदाउट सरेंडर इज प्रूफ ऑफ योर स्ट्रेंथ। सो इन केस यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, जस्ट नो दैट यू आर क्लोजर देन यू थिंक। अगर आप परसिस्टेंटली काम कर रहे हो, भले आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ट्रस्ट मी, द टाइम विल कम सून। ओके, देखते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मिनिमम कॉस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। देखते हैं। गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड, ईच सेल ऑफ द ग्रिड हैज़ अ साइन पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट सेल यू शुड विजिट इफ़ यू आर करेंटली इन दिस सेल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप किसी सेल में हो, तो ये आपको एक साइन दे देगा कि आपको इसके बाद आप नेक्स्ट किस सेल में जा सकते हो। ठीक है, और वो साइन का वैल्यू दे रखा है, द साइन ऑफ ग्रिड आई कॉमा जे कैन बी, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। अगर 1 हुआ तो ये आपको राइट जाने बोल रहा है। ठीक है, मतलब आई कॉमा जे पे अगर आप हो तो राइट जाओ तो क्या होगा, आई कॉमा जे प्लस 1। अगर उसकी वैल्यू 2 है करंट सेल की आपकी, तो ये आपको लेफ़्ट जाने बोल रहा है ना। लेफ़्ट मतलब आई जे पे खड़े हो तो आई कॉमा जे माइनस 1। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 3 है तो लोअर सेल में जाने बोल रहा है, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो अपर सेल में जाने बोल रहा है। ठीक है, नोटिस दैट देयर कुड बी सम साइंस ऑन द सेल्स ऑफ द ग्रिड दैट पॉइंट आउटसाइड द ग्रिड। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं ये आपका ग्रिड है और यहाँ पर आपको इसका वैल्यू दे रखा है 1 इस वाले ग्रिड में। तो 1 का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड जाने बोल रहा है ना। तो राइट हैंड साइड तो कोई है नहीं, है ना, आउट ऑफ बाउंड है, तो ऐसा भी इनपुट हो सकता है। ओके, यू विल इनिशियली स्टार्ट एट द अपर लेफ्ट सेल, 0,0 से आपको स्टार्ट करना है। अ वैलिड पाथ इन द ग्रिड इज अ पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपर लेफ्ट सेल एंड एंड्स एट द बॉटम राइट सेल। मतलब जाना आपको यहाँ पर है, सोर्स दे दिया, डेस्टिनेशन दे दिया है, फॉलोइंग द साइंस ऑन द ग्रिड, और ग्रिड में जो साइन दिया उसी के हिसाब से आपको जाना है ना, मूव करना है 2D ग्रिड में। द वैलिड पाथ डज नॉट हैव टू बी द शॉर्टेस्ट। ठीक है, और जो वैलिड पाथ है ज़रूरी नहीं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हो, कोई भी पाथ हो सकता है। यू कैन मॉडिफाई द साइन ऑन अ सेल विथ कॉस्ट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपको किसी सेल का साइन मॉडिफाई करना पड़ा तो आपको मतलब 1 रुपया लग देना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई द साइन ऑन अ सेल 1 टाइम ओनली, और किसी भी सेल का साइन आप सिर्फ एक ही बार बदल सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं, है ना। आइडियली इंटरव्यू में आपको पूछना चाहिए ये सारे लाइंस, क्योंकि इंटरव्यूअर हो सकता है आपको ये लाइन ना बताए जानबूझ के, हो सकता है देखे कि आप पूछते हो कि नहीं इस सवाल को, है ना। रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू मेक द ग्रिड हैव एटलीस्ट 1 वैलिड पाथ। ठीक है, मतलब ग्रिड में आपको 0,0 से यहाँ m-1 n-1 जाना है, उसको वैलिड पाथ बोल रहे हैं ना। एक ऐसा पाथ जो 0 से लेकर आपको m-1 पहुँचा दे, m-1 n-1। लेकिन आपको पहुँचना है तो मिनिमम कॉस्ट में पहुँचना है। मिनिमम कॉस्ट मतलब आपको किसी भी सेल का साइन कम से कम टाइम चेंज करना पड़े। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, लेकिन आपका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये इसका डायरेक्शन राइट है ना, मतलब इसकी वैल्यू पक्का 1 रही होगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल में दिखा दिया है, यहाँ पर पक्का वैल्यू 1 रहा होगा, इधर 1 रहा होगा, इधर भी 1, इधर भी 1। ये लेफ़्ट जाने बोल रहा है मतलब 2 होगा, ये राइट जाने बोल रहा है 1 होगा,
2 ठीक है। तो अब देखो नोटिस करो, अगर आपको मान लेते हैं जाना है आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो एक तरीका मुझे ये दिख रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, है ना। तो देखो मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो अभी आप यहाँ खड़े हो, तो ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि आप राइट जा सकते हो यहाँ से, और आपको राइट जाना ही है ना। तो आप यहाँ से यहाँ गए तो आपको ज़ीरो कॉस्ट लगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ गए तो ये भी राइट डायरेक्शन ही बोल रहा है आपको जाने को, है ना। तो इधर भी गए तो ज़ीरो कॉस्ट लगा, ठीक है। फिर इधर से आप जब इधर जाओगे तो भी आपको ज़ीरो कॉस्ट ही लगेगा, क्योंकि देखो ये राइट डायरेक्शन को ही मूव करने बोल रहा था, ठीक है। मान के चलते हैं इसके बाद आपको नीचे जाना है, बट ये तो बोल रहा है राइट जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरो को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन अभी देखो 1 है ना, तो इसका डायरेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन करवाना है ना आपको, तो इसका डायरेक्शन आपको 3 करना पड़ेगा, इसलिए यानी कि इसकी वैल्यू आपको 3 बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये तब ये जाके नीचे पॉइंट करेगा, है ना। तब आप जाके जा सकते हो नीचे। तो कॉस्ट कितना लग गया, 1 लग गया। फिर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, मान लेते हैं नीचे जाना चाहते हो, तो फिर से कॉस्ट 1 लगेगा ना, क्योंकि देखो ये लेफ़्ट जाने बोल रहा है बट आप जा रहे हो नीचे। फिर देखो ये राइट जाने बोल रहा है बट आप जा रहे हो नीचे, ठीक है। तो 1 कॉस्ट और लगा, कितने रुपये लगे, 3 रुपया लग गया आपको 0,0 से m-1 n-1 पहुँचने में। ये आपका डेस्टिनेशन था, ये सोर्स था, ठीक है। तो देखते हैं और भी पॉसिबल तरीका है जिससे मुझे कम कॉस्ट में मिल जाए जाने को। देखते हैं एक मुझे तरीका और दिख रहा है कि यहाँ से मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अभी तक कोई कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि सारे सेल्स राइट डायरेक्शन में ही जाने को बोल रहे थे और मैं राइट डायरेक्शन पे गया हूँ। बट इसके बाद मुझे नीचे जाना है तो 1 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉस्ट यहाँ लिखता हूँ, 1 रुपये लगा, क्योंकि मुझे डाउन जाना है, तो मैंने साइन इसका चेंज कर दिया, ये वाला साइन बना दिया। फिर मैं यहाँ पर आ गया, ये लेफ़्ट जाने बोल रहा तो लेफ़्ट ही चला जाऊँगा, इधर गया, इधर गया, इधर गया। अब मुझे नीचे जाना है, बट ये लेफ़्ट जाने बोल रहा है, तो मुझे सिंबल चेंज करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। तो +1 यहाँ लगा, इधर आ गया मैं, है ना। इसके बाद तो राइट ही जाना, तो राइट जाने भी बोल रहा है, 1 2 3 यहाँ चले गए, कॉस्ट अभी तक कोई नहीं लगा। अब मुझे डाउन जाना है, तो डाउन जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो 1 कॉस्ट और लगेगा। अब देखो आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो इस बार आपका कॉस्ट अभी भी 3 ही लग रहा है। और देखते हैं और कोई पाथ है जिससे कम कॉस्ट में हो जाए। मुझे तो लग नहीं रहा है, मुझे लगता है 3 ही मिनिमम है, इससे कम कॉस्ट में आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ गए राइट डायरेक्शन पे, फिर आप यहाँ गए, फिर आप मान लेते हैं आपने नीचे जाने की कोशिश की, नीचे गए तो 1 कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट =1, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया आपने। फिर यहाँ पर आ गए, फिर आप मान लेते फिर से नीचे चले गए, फिर से डायरेक्शन चेंज होगा, +1। फिर से नीचे चले गए, एक डायरेक्शन यहाँ पर आए तो फिर से नीचे गए तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको जाना है राइट हैंड साइड, तो डायरेक्शन ज़्यादा लग गया ना, 4 लग गया आपको, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेटर आंसर नहीं है, बेटर आंसर मेरा 3 है। लेकिन हाँ 3 से कम कॉस्ट में आप नहीं कर पाओगे देखा जाए तो इस इनपुट में, है ना। इसीलिए देखो इसका आउटपुट 3 ही था, ओके ठीक है। तो ये एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा। अब अपना थॉट प्रोसेस देखते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है और ग्रिड का इनपुट जो है वो कुछ ऐसा दिया रहेगा 1,1,1 यहाँ पर, बट मैंने सिंबल में दिखा दिया है ताकि ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। और मैंने कॉर्नर में वैल्यू भी लिख दिया है, ग्रिड में जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखा था 1 2 2 2 एन, है ना। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि एक्चुअली में 1 का मतलब क्या था कि ये राइट डायरेक्शन में जाने को कह रहा है, 2 का मतलब क्या था कि लेफ़्ट में जाने को कह रहा है, 3 का मतलब क्या था, 3 का मतलब आई थिंक डाउन था ना, लोअर सेल, हाँ मतलब ये डाउन कहने जा रहा है। और 4 का मतलब अप जाने को कह रहा है, ठीक है, राइट लेफ़्ट डाउन अप, ओके। तो देखते हैं क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊँगा, इंट्यूशन वही से बिल्ड होगा। तो सबसे फर्स्ट थॉट पता है मेरे मन में क्या आया, कि आपने नोटिस किया होगा कि इसका आंसर प्रॉब्लम में क्लियरली बता रखा है कि एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ ही पकड़ो, आपको मिनिमम कॉस्ट से मतलब है। आप पाथ कितना भी लंबा ले लो, क्योंकि याद करो जब मैं ऐसे चला गया था तो भी मुझे 3 कॉस्ट ही लगा था, है ना। या फिर मैं ऐसे गया था देखो, तो भी मुझे 3 कॉस्ट लगा था। तो पाथ कितना भी बड़ा हो चलेगा, बट कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है आपको, है ना। तो क्यों ना मैं सारे पॉसिबल पाथ ट्राई मार लूँ और हर पाथ से जो आंसर निकल के आ रहा है उसमें से मिनिमम निकाल लूँ, मिनिमम कॉस्ट। बेस्ट सबसे सिंपल और नईव अप्रोच तो मुझे यही लगेगा,
किसी को भी ये लगेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना है, मेरा डेस्टिनेशन ये है, तो मैं यहाँ से जितने पॉसिबल पाथ हैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वहाँ चला जाऊँगा। मैं रिकर्शन हिट मारूंगा बैक ट्रैकिंग का, ठीक है, यहाँ ट्राई मारूंगा, ठीक है, और फिर ये आगे जाके इसको ट्राई मारेगा, है ना। मान लेते पहुँच गया, फिर ये वापस देखो, ये मान लेते हैं इधर से यहाँ गया, इधर से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, मान लेते हैं कॉस्ट आया 3। तो अब बैक ट्रैक करूँगा मैं, वापस से यहाँ आ गया, इस सेल में आ गया, फिर यहाँ से देखूंगा और पॉसिबिलिटी है कहीं जाने का, इधर तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, वहीं से मैं आया हूँ, यहाँ लेफ्ट जा सकता हूँ, तो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर यहाँ से जितना कॉस्ट लगा, मान लेते कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लगा, ठीक है, फिर ये वापस जाएगा, बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। फिर याद करो इधर से ये इधर गया था, तो इसने लास्ट टाइम यहाँ गया था ना, अब बैक ट्रैक किया तो हो सकता है वापस से यहाँ चला जाए, फिर इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, एंड सो ऑन, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे मन में यही अप्रोच आया सबसे पहले, ट्राई ऑल पाथ्स, जितने भी पॉसिबल पाथ निकल के आ सकते हैं, पाथ्स पॉसिबल, एंड कैलकुलेट देयर कॉस्ट, हर पाथ का कॉस्ट निकाल लो, ठीक है, उसमें से फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। ये तो सबसे नई अप्रोच है, एक बिगिनर के मन में भी यही आना चाहिए, है ना। मैं अभी कुछ ऑप्टिमल नहीं सोच रहा, मैं कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी पॉसिबल पाथ निकल के आ रहे हैं, जितने भी, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे पॉसिबल पाथ निकल के आएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि आपको इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन में जाना है, तो एक ही मैं दिखा दूँ, एक ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, मतलब 1000 पाथ निकल के आ सकते हैं, है ना, मैनी लॉट ऑफ। तो सारे पाथ को मैं ट्राई मारूंगा और मिनिमम कॉस्ट निकाल लूँगा, चलो वो तो कर लूँगा, उसके मिनिमम कॉस्ट निकाल लूँगा। बट अगर आप टाइम कॉन्स्टेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो जाएगा, बट स्टिल मैं उसका कोड करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें सब ब्रूट फोर्स भी ट्राई करना चाहिए ना। तो ब्रूट फोर्स को भी हम लोग करके देखेंगे कि सारे पॉसिबल पाथ हम ट्राई कैसे करेंगे। तो बैक ट्रैकिंग में बड़ा सिंपल होता है, सिंपल सा एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देंगे बैक ट्रैक नाम का, ठीक है। और याद करो, आपको पता होगा कि 0,0 से आपको स्टार्ट करना है और आपने ग्रिड भेज दिया है, ठीक है। और हाँ, प्रॉब्लम में दे रखा कि एक विजिटेड सेल को आप दोबारा विजिट नहीं कर सकते, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक विजिटेड नाम का एक 2D ग्रिड ले लेंगे जो ये बताएगा कि वो सेल ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं मेरे करंट बैक ट्रैकिंग पाथ में, ठीक है। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, मान लेते हैं ये सोर्स है 0,0 है ना। तो आपने यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, तो आपने इसको विजिट मार्क कर दिया, फिर आप इधर गए, आपने इसको विजिट मार्क कर दिया, फिर इधर गए, इसको विजिट मार्क किया, इधर गए 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 विजिट मार्क किया, ठीक है। फिर वापस से बैक ट्रैक, और कॉस्ट आपने निकाल लिया, वापस से जब बैक ट्रैक करोगे तो इसको अनविजिट मार्क करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर यहाँ पर बैक ट्रैक किया तो इसको भी अनविजिट मार्क करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अनविजिट भी आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरे पाथ भी ट्राई मारने हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉर्मल बैक ट्रैकिंग का जो ख़ानदानी टेम्पलेट होता है उससे अगर आप बनाओगे तो ये भी, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो सकता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल पाथ। हो सकता है टाइम लिमिट एक्सीड दे दे, बट मुझे नहीं पता, बट उसको ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं, ओके। और हाँ, एक और वेरिएबल कैरी कर लेना, यहाँ पर लिख लेना, जो आपका टोटल कॉस्ट निकालता रहेगा कि इस सेल में पहुँचने में आपको कितना ये लगा है, ठीक है। तो बैक ट्रैक फंक्शन लिख देते हैं, उसमें आई ले रहे हैं और एक जे ले रहे हैं, देखो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ग्रिड भेज रहे हैं और एक विजिटेड अरे भेज रहे हैं ताकि आप दोबारा उसको विजिट ना करो। और उसके बाद कॉस्ट दे रहे हैं जो क्या बताएगा कि कितना कॉस्ट लगा इस सेल में आपको आने में, ठीक है। अब देखो I, J ये सेल है, ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मान लेते हैं ये I, J सेल है, और अभी करंट I, J में आपको आने में करंटली आपको इतना कॉस्ट लगा था। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने नेबर्स को बोलोगे कि भाई तुम, ये अपने राइट नेबर को बोल रहा है कि तुम चले जाओ और बता के आओ मुझे कितना कॉस्ट लगेगा M-1 एंड N-1 में पहुंचने में। तो मान लेते इसने लौट के बताया कि भैया X लगा, ठीक है। फिर सिमिलरली ये बोलेगा नीचे वाले नेबर को, बोलेगा जाओ तुम एक्सप्लोर करके लाओ कि डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये मान लेते हैं Y बताया, ठीक है।
मान लेते हैं इसका लेफ्ट वाला नेबर z बताया, और मान लेते ऊपर वाला नेबर भी कुछ बताएगा, मान लेते हैं क्या बता दिया, w बता दिया। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इस i, j में पहुंचने में आपको कितना लगा था, कॉस्ट लगा था। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड से जो कॉस्ट आया, राइट से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, उनमें से जो मिनिमम आएगा उसी को आप अपडेट करोगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर मिन कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल रख लेना बाहर, ठीक है। यहाँ पर मिन कॉस्ट रख लिया, और यहाँ पर कॉस्ट प्लस एक बार एक्स आपने किया, ठीक है, और देखा कि कौन मिनिमम है, मिनिमम कॉस्ट मिनिमम है या ये मिनिमम है। दोनों का जो मिनिमम होगा वो मिन कॉस्ट में अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट प्लस एक्स चेक कर लिया आपने, सिमिलरली कॉस्ट प्लस वाई चेक करेंगे, कॉस्ट प्लस डब्ल्यू चेक करेंगे, और कॉस्ट प्लस जेड चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह अपडेट करते चलेंगे मिनिमम कॉस्ट की, भाई i, j से डेस्टिनेशन पहुंचने में जितना भी मिनिमम कॉस्ट लगा है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया ऊपर ही, कि जब इस i, j पर आप आए हो तो आपको इसको विजिट मार्क करना पड़ेगा, विजिट ऑफ i, j इज इक्वल टू ट्रू। और दोबारा इसको मैं विजिट ना, जैसे मान लेते हैं आपने चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप वापस इस i, j से लौट जाओगे। आप आए थे i, j पे विद दिस कॉस्ट, तो आपने i, j को विजिट मार्क किया, ट्रू मार्क किया, विजिटेड। फिर अब यहाँ से जब लौटोगे, बैक ट्रैक करोगे, तो उसको अनविजिट मार्क करना पड़ेगा। तो विजिटेड ऑफ i, j को आपको वापस से फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न मिनिमम कॉस्ट जितना भी आप निकाल पाए वो रिटर्न कर दोगे। यहाँ तक क्लियर है। तो दिखाया तो मैं ख़ानदानी बैक ट्रैकिंग टेम्पलेट वाला ही कोड लिख रहा हूँ, और बैक ट्रैकिंग का अगर आपने मैंने प्लेलिस्ट देख रखा है तो आप आराम से वीडियो पॉज करोगे और खुद से कोड कर लोगे इसका ईजिली, ठीक है। तो चलो बैक ट्रैकिंग का कोड लिखते हैं। बट एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। आपको याद होगा ना कि किसी भी i, j से आप 4 नेबर में जा सकते हो, है ना, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो इसको सारे नए नेबर्स को निकालने के लिए याद करो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शंस लेते थे, एक अरे ले लेते थे। अगर आपको राइट जाना है तो 0,1 ऐड करते थे, ये आपको याद होगा। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो 0,-1 ऐड करते थे i, j में। और अगर आपको ऊपर जाना है तो -1,0 ऐड करते थे, और नीचे जाना है तो 1,0 ऐड करते थे, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, याद करो, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है। और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये किधर जाने को बोल रहा है, 0,1, ये राइट डायरेक्शन में जाना है तब ये काम आएगा। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तब ये काम आएगा। अगर आपको अप जाना है तो ये काम आएगा, डाउन जाना है तो ये काम आएगा, ठीक है, ओके। और अगर आप i, j पर हो तो कैसे आप इस डायरेक्शंस का यूज़ करके इसका नेबर निकालते थे, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। वेक्टर ऑफ इंट डिर इन डायरेक्शंस, ऐसे आप लिखते थे, और फिर आप नया i निकालते थे, i डैश विल बी इक्वल टू i प्लस डिर ऑफ 0, और j डैश इज इक्वल टू j प्लस डिर ऑफ 1, ठीक है। पहले तो आप ये चेक करते थे कि i डैश j डैश सेफ तो है ना, i डैश j डैश जो है ये सेफ होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा चीज़ आप क्या चेक करोगे, आपको इस सेल में जाना है, राइट, जाना इस सेल में है, बट अभी आप करंटली कौन से सेल में हो, इस सेल में हो, है ना, ग्रिड ऑफ i, j पर हो। तो ग्रिड ऑफ, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ग्रिड ऑफ i, j मुझे किधर जाने को कह रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था प्रॉब्लम का। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ग्रिड ऑफ i, j मुझे कहाँ जाने को कह रहा है। तो मैं लिख देता हूँ ग्रिड डायरेक्शन निकाल लेता हूँ, ये मुझे किधर जाने को कह रहा है, तो मैंने एक वेरिएबल में लिख लिया ये मुझे कहाँ जाने को बोल रहा है। अगर ग्रिड डायरेक्शन की वैल्यू 1 हुई तो ये मुझे राइट जाने को कह रहा होगा, 2 हुई तो लेफ़्ट जाने को कह रहा होगा, 3 मतलब अप, 4 मतलब डाउन, यही प्रॉब्लम में दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ये लिख लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ कि डायरेक्शन का कॉस्ट क्या होगा। अगर उसने राइट जाने को बोला और मुझे राइट ही जाना है तब तो डायरेक्शन का कॉस्ट 0 होगा। लेकिन अगर मुझे जहाँ जाना है बट मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ इस ग्रिड डायरेक्शन की वजह से, तब कॉस्ट 1 लगेगा। ये चीज़ समझे, मतलब ये डायरेक्शन वाला, ये वाला जो अरे है, इसके हिसाब से मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन,
ठीक है, मैं तो हर जगह ट्राई मार रहा हूँ जाने का, बट ग्रिड ने मुझे कहाँ जाने को बोला है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, येलो से। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इफ़ ग्रिड डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है जहाँ मुझे ग्रिड जाने को बोल रहा है। ठीक है, अगर ये 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे राइट जाने को बोल रहा है ना। 1 का मतलब राइट होता था। ठीक है, एंड अब देखना, ध्यान देना, ये तो हो गया कि ग्रिड मुझे यहाँ बोल रहा है जाने को। ठीक है, और याद करो ये जो डिर था डायरेक्शंस, इसका 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो राइट जाने को बोल रहा है, 1 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो लेफ्ट जाने को बोल रहा है, सेकंड वाला यू में जाने को बोल रहा है, थर्ड वाला डाउन जाने को बोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं फॉर लूप इंडेक्स के हिसाब से कर लेता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितने थे एलिमेंट, 4 एलिमेंट थे ना, तो 0 से इंडेक्स 3 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, है ना। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो देखो, तो इंडेक्स 0 का मतलब क्या हुआ, राइट, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ग्रिड डायरेक्शन इज इक्वल टू 1 हुआ अगर, और ये जो मेरा आई है अगर वो भी इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहा है ना। देखो आई अगर 0 को पॉइंट कर रहा है तो 0 भी तो राइट ही जाने बोल रहा था, ये रहा, है ना, मतलब दोनों को राइट ही जाना है। ठीक है, तो और अगर ऐसा हुआ कि नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब तो मुझे कॉस्ट लग जाएगा, मतलब ये राइट जाने को नहीं बोल रहा है, आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब राइट नहीं जाने को बोल रहा है, या तो लेफ्ट या तो अप या तो डाउन जाने को बोल रहा है। बट ये ग्रिड डायरेक्शन अगर मुझे राइट जाने को बोल रहा होता, ये रहा यहाँ पर, तो ऑब्वियस है तब मुझे पैसे देने पड़ते। यहाँ तक क्लियर है। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कि अगर ऐसा होता कि ग्रिड मुझे बोल रहा है कि तुम चले जाओ लेफ़्ट, तो उसकी वैल्यू 2 होगी, एंड और ये लेफ़्ट कब जाने को बोलता, जब इंडेक्स नंबर 1 होता, है ना। बट अगर ये इंडेक्स 1 नहीं हुआ तो, ठीक है, तब भी हमें 1 रुपये देना पड़ सकता है ना। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर मुझे ग्रिड डायरेक्शन 3 होता, ठीक है, मतलब ग्रिड मुझे बोल रहा है कि तुम्हें ऊपर जाना है, बट आई इज़ नॉट इक्वल टू, ऊपर जाने वाला आई नहीं है, अगर आई ये नहीं होता, ऊपर जाने वाला ये था ना, इंडेक्स 2 था, तो अगर आई नॉट इक्वल टू 2 हुआ तो तब भी मुझे 1 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अब तो चेंज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि ग्रिड डायरेक्शन इज इक्वल टू अगर 4 हुआ, एंड आई नॉट इक्वल टू, अगर ऊपर जाने को कौन बोल रहा था, इंडेक्स नंबर 3 वाला, नॉट इक्वल टू 3 हुआ, तब भी मुझे कॉस्ट देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन कॉस्ट को 1 कर दूंगा, डायरेक्शन कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1 कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अब मेरा न्यू कॉस्ट क्या होगा, इंट जो न्यू कॉस्ट होने वाला है, याद करो आई कॉमा जे पर आने में मुझे कॉस्ट लगा था, है ना, यही तो मैंने पैरामीटर पास किया था यहाँ पर, इधर कॉस्ट वेरिएबल पास किया था ना, तो आई कॉमा जे में आने में मुझे कॉस्ट लगा था, और उसका जिस नेबर में मैं जाने वाला हूँ उसकी वजह से मुझे डायरेक्शन का कॉस्ट 1 लग रहा है, तो डायरेक्शन कॉस्ट वेरिएबल का मैं ऐड कर दूंगा, डायरेक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब मैं नेबर में जाऊंगा, है ना, और वहाँ से जितना आंसर आएगा उससे कंपेयर करता चलूँगा, यानी कि मिनिमम कॉस्ट जो मैंने बाहर डिफाइन किया था इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट कॉमा, आगे जाके नेबर को मैं बोल दूंगा कि तुम आगे का आंसर निकाल के ले आना। बैक ट्रैकिंग जो मेरा नया आई डैश जे डैश निकलने वाला है, आई जो मेरा न्यू आई है, आई डैश कॉमा जे डैश, है ना, यही तो मैंने निकाला था, ये रहा आई डैश जे डैश। और वहाँ जाने में मुझे याद है नया कॉस्ट मेरा ये निकल कर आया था, तो नया कॉस्ट मैं भेज दूंगा। ग्रिड भेज रहे थे और विजिटेड भेज रहे थे और न्यू कॉस्ट भेज रहे थे, है ना। तो जब ये मेरा डायरेक्शंस वाला अरे का फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने सारे डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी निकाल लिया और इस मिन कॉस्ट में स्टोर कर लिया होगा। ठीक है, तो वापस लौटने से पहले इसको मैं अनविजिटेड मार्क करूँगा। आई कॉमा जे को मैंने विजिट किया था ना, तो मैंने इसको फॉल्स मार्क किया और रिटर्न मिनिमम कॉस्ट वाले वेरिएबल में जो भी आंसर होगा वो रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर। तो देखा है, तो ख़ानदानी टेम्पलेट है बैक ट्रैकिंग का, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बट यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें यहाँ करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके,
अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये जो पार्ट दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये पता मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मैं चाहे तो आप इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, कॉन्साइज भी बना सकते हो। देखो कैसे, इधर नोटिस करना। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो ये देखना कि जो करंट ग्रिड में आप खड़े हो वो आपको किधर जाने को बोल रहा है। अगर 1 जाने को बोल रहा है और लेकिन आपका जो डायरेक्शंस वाला एरे है वो आपको राइट जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस आप बट आपको जाना तो राइट ही है, क्योंकि आप डायरेक्शन एरे के हिसाब से जाना चाहते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस ग्रिड आई जे का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए कॉस्ट लगेगा। सेम केस फॉर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो आप खुद सोचो, इस इन चारों स्टेटमेंट को आप सिंप्लीफाई भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप नोटिस करो, ग्रिड डायरेक्शन अगर 1 है तो आई का वैल्यू 0 होना चाहिए था, बट अगर नहीं है तो मैं कॉस्ट 1 ऐड कर रहा हूँ। ग्रिड डायरेक्शन अगर 2 है तो आई का वैल्यू 1 होना चाहिए था, नहीं है तो हम कॉस्ट ऐड कर रहे थे। अगर ग्रिड का वैल्यू 3 है, ग्रिड डायरेक्शन का वैल्यू, तो देखो आई का वैल्यू 2 होना चाहिए था, मतलब इंडेक्स 2 होना चाहिए था। इंडेक्स 2 नहीं है तो ऐड कॉस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर 4 है तो इसका 3, मतलब एक कम है ना, एक कम होना चाहिए था। तो आप ऐसे भी चेक लिख सकते थे, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप ऐसे कर सकते थे कि डायरेक्शन कॉस्ट जो है आपका विल बी इक्वल टू, आप बस इतना चेक कर लो कि क्या ग्रिड डायरेक्शन की जो वैल्यू है, अगर उसका वैल्यू कितना है, i-1 के बराबर है, सॉरी i+1 के बराबर है, या फिर ग्रिड डायरेक्शन का जो भी वैल्यू उसमें एक माइनस कर दो तो वो एग्जैक्टली अगर i के बराबर आ जाता है ना। यहाँ पर देखो 1 - 1 0, अगर बराबर आ गया तब तो बढ़िया है, अगर नहीं आया तो कॉस्ट 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नॉट का चेक लगाया था, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 1 i। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 कॉस्ट ऐड कर दूंगा, और अगर इक्वल निकल गया तब तो मतलब जिस डायरेक्शन में जाना था उसी डायरेक्शन में ग्रिड भी मूव करने को बोल रहे हैं, तो उस केस में 0 ऐड करेंगे कॉस्ट। ठीक है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला ऐसे इतने कंडीशन में भी लिख सकते हो, या तो इसको आप मिनिमाइज़ करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब मैं कोड करूँगा तो ये मिनिमाइज़ वाला लिखूँगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना, है ना। इसका एक्सपैंडेड वर्जन ये रहा, यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अब हम लोग चलो इसका कोड करते हैं, और अगर टाइम लिमिट एक्सीड आएगा तो हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पे आएंगे। तो चलो जल्दी से अपना बैक ट्रैकिंग का कोड कर लेते हैं। और आज सिंस दो बड़े बड़े अप्रोचेज हैं, इसीलिए मैं सिर्फ C++ से कोड करूँगा, बट मैं चाहता हूँ जावा कोड आप कमेंट में ज़रूर डालें। लेकिन गिटहब के जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर जावा कोड आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट सेम कोड होगा। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज, और यहाँ पर इंट n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद एक विजिटेड एरे बनाना था, मुझे याद है, वेक्टर ऑफ बूलियन ले लेते हैं, विजिटेड ऑफ m कॉमा वेक्टर ऑफ बूलियन n। अभी स्टार्टिंग में सबको फॉल्स मार्क कर देते हैं क्योंकि कोई भी विजिटेड नहीं है अभी। रिटर्न एक बैक ट्रैकिंग नाम का फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, बैक ट्रैकिंग भी देखा है तो अल्टीमेटली क्या है, वो DFS ही एक तरह का ना, तो DFS ही लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बट मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि एक्सप्लोर ऑल पाथ्स बाय बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग वही तो करता है ना, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके देता है आपको, है ना। ठीक है, इसमें क्या क्या पास कर रहे थे भाई आप, 0,0 आपका सोर्स था, ग्रिड पास कर रहे हो, विजिटेड सेल पास कर रहे हो, और करेंटली आपका कॉस्ट कितना है, 0 है, तो ये पास कर रहे हो। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं अपने बैक ट्रैकिंग वाले कोड पे। इंट DFS इंट i कॉमा इंट j, और वेक्टर ऑफ ग्रिड ये पास कर रहे हो आप, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड ग्रिड, और क्या था, वेक्टर ऑफ बूलियन पास कर रहे हो, एंड विजिटेड नाम का जो है, फिर इंट कॉस्ट पास कर रहे हो कि करंट सेल में पहुंचने का आपका क्या कॉस्ट था। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई अगर इफ़ i इज इक्वल टू अगर m-1 में पहुंच जाए, एंड j इज इक्वल टू अगर n-1 में पहुंच गया, मतलब आप पहुंच चुके हो डेस्टिनेशन पे, है ना, रीच्ड डेस्टिनेशन। तो ऑब्वियस है अब इस सेल में पहुंचने का कितना कॉस्ट लगा, जो कॉस्ट ये चलता आ रहा था, तो आपने यही कॉस्ट रिटर्न कर दिया, ये रहा, ये वाला कॉस्ट रिटर्न कर दिया। और अगर आप नहीं पहुंचे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि भाई विजिटेड मार्क करो, इसको ट्रू मार्क कर दिया, उसके बाद एक्सप्लोर कर लो, नाउ एक्सप्लोर, उसके बाद लास्ट में वापस से उसको अंडू कर देंगे, मतलब
विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। बट पहले एक्सप्लोर तो कर लो, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा था कि एक मिन कॉस्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, मिन कॉस्ट। अभी इसको स्टार्टिंग में 0 रखते हैं, ठीक है। या सॉरी, हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है ना, सॉरी मिनिमम निकालना ना, तो इंट मैक्स ले लेते हैं। मिन कॉस्ट है तो इंट मैक्स ले लिया, और फिर चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। और इंट आई डैश निकालते हैं, आई प्लस डिर ऑफ 0, इंट जे डैश इज इक्वल टू जे प्लस डिर ऑफ 1, है ना। तो हमने डायरेक्शंस अभी डिफाइन नहीं किया है, वो कर लेते हैं ना। वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो वो ध्यान देना, मुझे जाना है अगर राइट तो 0,1 ऐड करेंगे, मुझे जाना है अगर लेफ़्ट तो 0,-1 ऐड करेंगे। या उसके बाद अगर मुझे जाना है डाउन तो 1,0 ऐड करेंगे, अगर मुझे जाना है अप तो -1,0 ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो मिल गया मुझे। इसके बाद मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये सेफ़ होना चाहिए। आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई डैश मस्ट बी लेस देन एम एंड जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे डैश मस्ट बी लेस देन एन एंड सबसे ज़रूरी चीज़ विजिटेड नहीं होना चाहिए। विजिटेड ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश नॉट होना चाहिए, नॉट ऑफ विजिटेड होना चाहिए, तभी आप वहाँ जा सकते हो। तो न्यू कॉस्ट निकालते हैं, न्यू कॉस्ट विल बी इक्वल टू जो आपका करंट कॉस्ट था इस सेल में आने का, क्या था, इतना था, प्लस उसमें ऐड कर देते हैं ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे -1, अगर ये नॉट इक्वल टू आई है ना, यही आपको सिखाया था। ग्रिड ऑफ आई -1 नॉट इक्वल टू अगर आई हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, 1 ऐड करेंगे, नहीं तो 0 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिन कॉस्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन कॉस्ट, और नेक्स्ट सेल में जाने का आपको कॉस्ट पता चल चुका है, नेक्स्ट कॉस्ट है ना, ये रहा। तो इसके बाद आप यहाँ पर DFS कॉल मार दो, और आई डैश और जे डैश में आप जा रहे हो, ग्रिड पास करना था, कॉस्ट पास करना था, और क्या था, न्यू कॉस्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट सेल में जाने का जो कॉस्ट है ना, ठीक है। इसके बाद आई थिंक वी आर गुड। ये जब सब कुछ एक्सप्लोर कर ही लिया है तो उसको अनविजिटेड मार्क करो, और उसके बाद रिटर्न मिनिमम कॉस्ट रिटर्न कर दो, ओके। यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हमने क्या किया, डिर ऑफ आई हाँ, एक और देखो बहुत ब्लंडर मैंने किया है, यहाँ पर आई पैरामीटर पास किया है, और यहाँ पर वेरिएबल फॉर लूप के अंदर भी आई यूज़ कर लिया। ये चीज़ कभी गलती मत करना। तो डिर ऑफ आई इसको ले लेते हैं, डिर ऑफ आई है ना, ये वेरिएबल का गलत लिख देना बहुत पेनफुल होता है, और इसको डिबग करना कई बार मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बाहर भी आई पॉइंटर अंदर भी आई पॉइंटर है, कुछ मॉडिफाई हो गया आई में। तो यहाँ पर डिर ऑफ आई होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एम और एन यूज़ किया था, देखो मैंने एम और एन को यहाँ ग्लोबल डिफाइन कर लिया है, एम कॉमा एन, और यहाँ पर एम और एन को यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एग्जाम्पल टेस्ट केस देखो सारे पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड होगा। अब इसका रीज़न भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखो भाई आप सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर कर रहे हो, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है ना, सारे पॉसिबल पाथ। इस देखो कितना पास हुआ, सिर्फ 7 टेस्ट केस पास हुए हैं। यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल पाथ। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, फ्रॉम आई गिवन आई कॉमा जे से आप 4 पॉसिबल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हो, 4 पॉसिबल डायरेक्शन में, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 पॉसिबल डायरेक्शन में, क्योंकि आप जहाँ सेल से आए हो वापस तो वहाँ जाओगे नहीं, तो 3 डायरेक्शन आप बोल सकते हो। बट स्टिल वर्स्ट केस में लेके चलते हैं कि फ्रॉम एनी आई कॉमा जे यू हैव 4 डायरेक्शंस, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने सेल्स हैं, m क्रॉस n सेल्स हैं, तो कितने पॉसिबिलिटी निकल के आ गए, हर सेल से 4 पॉसिबिलिटी, यानी कि 4 का पावर m क्रॉस n पॉसिबिलिटी निकल के आ गए। इतने पॉसिबल पाथ आप ट्राई मार रहे हो, 4 क्रॉस m, तो टाइम कम्प्लीटी आपका इतना हो जाएगा, है ना। और स्पेस कम्प्लीटी कितना हो गया, वो ऑफ m क्रॉस n ले रहे हो आप स्पेस विजिटेड एरे के लिए, है ना, और विजिटेड एरे के लिए m क्रॉस n ले लिए। तो अब वैसे ये एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए तो टाइम लिमिट एक्सीड जा रहा है इसका, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हमें एक बेटर अप्रोच चाहिए। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे।
तो यार बैक ट्रैकिंग ने तो टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कोई एफिशिएंट अप्रोच। तो अगर आप देखते हैं कैसे बिल्ड कर सकते हैं एफिशिएंट अप्रोच का भी थॉट प्रोसेस। अगर आप नोटिस करो ये जो सेल है, इस सेल से जब आप यहाँ जा रहे थे इस सेल में तो कॉस्ट ज़ीरो लग रहा था। फिर इस सेल से जब आप इस सेल में जा रहे थे तब भी कॉस्ट ज़ीरो लग रहा था। इस सेल से इस सेल में गए तब भी कॉस्ट ज़ीरो लग रहा था। लेकिन जब आप इस सेल से इस सेल में आने की कोशिश की आपने तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, तो आपको कॉस्ट 1 लगा। अगर आप नोटिस करो तो ये डायरेक्टेड ग्राफ जैसा नहीं लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये 0,0 वाला सेल है, मैं नीचे अंदर सेल लिख देता हूँ। फिर यहाँ से आप गए 0,1 पर गए तो कॉस्ट 0 लगा इसका। ठीक है, फिर यहाँ से आप गए 0,1 पर गए तब भी कॉस्ट 0 लगा आपका, है ना। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। इसके बाद 0,01 0,2 पर गए ना, इसके बाद हाँ यहाँ पर 0,2 पर गए। इसके बाद आप 0,3 पर गए तब भी कॉस्ट 0 ही लगा, है ना। लेकिन 0,3 का जो नेबर है, बहुत सारे नेबर्स हो सकते हैं, राइट अप डाउन लेफ्ट। लेफ्ट तो वापस जा नहीं सकता क्योंकि वो विजिटेड है। राइट भी नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड है। ऊपर भी आउट ऑफ बाउंड है, लेकिन नीचे जा सकता है। बट नीचे अगर जाएगा यानी कि 1,3 में जाएगा तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको कॉस्ट लग रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। तो यार ये कुछ नहीं है, क्या क्या दिख रहा है, देखो तो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक तरह का डायरेक्टेड ग्राफ नहीं लग रहा आपको। डायरेक्टेड ग्राफ लग रहा है, बड़ा सिंपल। और डायरेक्टेड ग्राफ में आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, एजेस में का वेट भी दिख रहा है आपको। यानी कि आपको क्या मिल गया है, एक तरह का वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ निकल गया। और आपको करना क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको 0,0 से, मतलब आपको एक सोर्स दे रखा है। सोर्स क्या है आपका 0,0, और आपको एक डेस्टिनेशन दे रखा है m-1, n-1। ठीक है, और आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट में पहुंचना है। भाई कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमने पढ़ाई किया था जो इन चारों पॉइंट्स को सॉल्व करता है, बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक हमने पढ़ा था। वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमें शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब नहीं है, हमें मिनिमम कॉस्ट से मतलब है। तो हमने क्या पढ़ रखा है ऐसा, डाइक्स्ट्रा, है ना। डाइक्स्ट्रा से रिलेटेड हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए जिसमें हम आराम से मिनिमम कॉस्ट टू रीच अ डेस्टिनेशन फ्रॉम अ गिवन सोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ करना नहीं है, फिर तो वीडियो पॉज करो, डाइक्स्ट्रा का कोड लिख दो। बट मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर भी ड्राई रन करके दिखाऊंगा, नॉट इंटायरली बट थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि डाइक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्वियस ही बात है, डाइक्स्ट्रा अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। बहुत ही अच्छा फीडबैक आया था उस वीडियो में, ज़रूर से देखना उसको। बहुत अच्छे से मैंने इंट्यूशन बिल्ड किया था डाइक्स्ट्रा का। तो याद करो, डाइक्स्ट्रा में हम क्या लेते थे, एक प्रायोरिटी क्यू लेते थे, है ना, एक प्रायोरिटी क्यू लेते थे। और उस प्रायोरिटी क्यू में हम क्या डालते थे, नोड डालते थे, नोड नहीं आई मीन कॉस्ट डालते थे। और किस नोड पर पहुंचने में ये कॉस्ट लगा है वो डालते थे। तो मान लेते हैं यहाँ पर नोड लिखते थे, नोड। अब वो नोड की वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो सकती है, या तो वो नोड एक सेल भी हो सकता है ना, सेल का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है i, j, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सिंस ये प्रायोरिटी क्यू होता था तो कॉस्ट के बेसिस पे ये मिनिमम कॉस्ट वाला एंट्री टॉप पर रहता था, क्योंकि हम इसको मिन हीप लेते थे, है ना, प्रायोरिटी क्यू में। तो चलो ठीक है, ये तो याद आ गया मुझे कि हाँ ऐसे करते थे। और यहाँ पर नोड जो है वो एक्चुअली में मेरा 2D ग्रिड है ना, तो नोड की जगह सेल का कोऑर्डिनेट स्टोर करेंगे, तो i, j मान लेते हैं इसको। तो 3 चीज़ स्टोर करेंगे, कॉस्ट, i, j। और पता है ये कॉस्ट क्या होता था, गिवन सोर्स से इस i, j वाले नोड में पहुँचने का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिवन सोर्स जो आपका है 0,0, है ना, 0,0 से इस i, j पे पहुँचने का जो कॉस्ट है वो यहाँ स्टोर होता था। और इस कॉस्ट के बेसिस पे ये, सिंस ये मिनिमम हीप है तो जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा वो टॉप पर होगा। ठीक है, तो अभी जो डाइक्स्ट्रा लगाऊंगा वो एग्जैक्टली वही डाइक्स्ट्रा होगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल का ड्राई रन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर बाकी आप खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, उसने 3 को डाउन ले रखा है, बट मैंने यहाँ पर 3 को अप लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो तो बस कन्वेंशन है, वो आप चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पर मैंने 3 को डाउन लिख दिया है, प्रॉब्लम में क्या बोला, 3 इज़ अप एंड 4 इज़ डाउन, है ना। तो हमारा जो डायरेक्शन वाला अरे था ना, याद करो हम लोग जो डिफाइन किया था हमने, ये यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 वाले को हमें डाउन लिखना चाहिए था फिर, और इंडेक्स नंबर 3 वाले को अप लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ 1,0 कर देता हूँ, और इसको मैं -1,0 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये काम कर जाएगा, क्योंकि देखो 3 वॉज फॉर डाउन ना, ठीक है, 3 वॉज फॉर डाउन, तो आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, है ना। तो 3 का वैल्यू 3 है, 3 - 1 अगर नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब हमें कॉस्ट 1 लगेगा, तो ये डाउन के लिए। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बस डाउन के जगह मैंने यहाँ अप लिख दिया था, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, ये डाउन होगा और 4 का मतलब अप होता है। ओके, ठीक है, तो चलो यहाँ पर आते हैं। मैंने बोला एक छोटा सा एग्जांपल का डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ऑब्वियस है, डायग्राम में हमें मेन हीप लेना पड़ेगा, और हमें 2 चीज़ें स्टोर करनी पड़ती थी, एक कॉस्ट स्टोर करना पड़ता था, और फिर जो भी नोड है वो, तो ये आपका हीप हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका सोर्स आपको पता है कौन है, कौन है सोर्स आपका, ये है ना, ये वाला सेल 0,0। तो मैं लिख देता हूँ, सोर्स है मेरा 0,0, और 0,0 से 0,0 पहुँचना हुआ तो कितना कॉस्ट लगेगा भाई, 0 कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 0 कॉस्ट लगेगा सोर्स से 0,0 में पहुँचने में। ठीक है, तो हीप में देखो 3 चीज़ आप स्टोर कर रहे हो, एक तो ये एलिमेंट है और ये 2 चीज़ है। या तो आप एक काम करना, हीप ऑफ वेक्टर ले लेना जिसमें 3 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पर पहला एलिमेंट होगा वो कॉस्ट होगा, दूसरा और तीसरा जो होगा ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों, है ना, सेल का जो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये मैंने हीप में डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद वही खानदानी जो अपना डायक्सरा का कोड था, डायक्सरा का कोड क्या होता था, वाइल नॉट ऑफ pq.empty, जब तक ये प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं होता था तब तक हम लोग इसको पॉप कर देते। मान लेते मैंने इसको पॉप किया, ठीक है, तो आपका करंट विल बी इक्वल टू pq.top हो जाएगा। तो इसके पास है 0,0,0। ठीक है, फिर आपने क्या किया, pq.pop कर दिया। ओके, अब मुझे मेरा काम क्या रहता था, पहले तो निकाल लेते हैं कि करंट का जो ये है आपका इंट कॉस्ट जो है, करंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू करंट ऑफ 0 इंट आई इज इक्वल टू करंट ऑफ 1 इंट जे इज इक्वल टू करंट ऑफ 2। ठीक है, तो हमने जो जिसको पॉप किया था जिस एलिमेंट को हीप से, उससे हमने कॉस्ट निकाल लिया, आई और जे निकाल लिया। ठीक है, अब याद करो मुझे क्या करना था, इस आई के नेबर में जाना पड़ता था। तो फिर से वही सेम डायरेक्शन सारे यूज़ करेंगे, है ना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे, आई डैश और जे डैश निकालते थे, जो मेरा नेबर होने वाला, आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस जो मेरा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ आई का 0। सिमिलरली जे डैश विल बी इक्वल टू जे प्लस डायरेक्शन ऑफ आई का 1। आई डैश जे डैश निकल गया। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉस्ट भी लिख देता हूँ, साथ साथ ड्राई रन भी हो जाए मेरा। यहाँ पर कॉस्ट 0 था पहले वाले एलिमेंट का, यहाँ पर इंडेक्स 0 था, आई 0 था और जे 0 था। ठीक है, तो अब देखो फॉर लूप डायरेक्शंस पे लगा रहे हैं ना, तो डिर ऑफ आई कॉमा 0, डिर ऑफ आई कॉमा 1, तो आई इज इक्वल टू 0 है, मतलब डायरेक्शंस वाले अरे में इंडेक्स 0 वाला, मतलब ये राइट डायरेक्शन में जाने को कह रहा है मुझे, 0,1 ऐड होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, 0,1। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, आई प्लस 0 0 हो जाएगा, और जे की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 1 हो जाएगा। मतलब ये किधर जाने को बोल रहा है, 0,1 में जाने को बोल रहा है। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन क्या है, ग्रिड डायरेक्शन क्या है। वो कैसे निकालेंगे, जिस ग्रिड पे आप करंटली खड़े हो वो आपको बता देगा कि भाई तुमको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और डायरेक्शन कॉस्ट जो है, अभी तो आप 0 मान के चल रहे हो कि भाई नए सेल में जाने में मुझे हो सकता है 0 रुपीज़ लगे।
ठीक है। बट आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि न्यू कॉस्ट जो है आपका, एक तो करंट कॉस्ट जितना था आपका, ये रहा करंट कॉस्ट, क्योंकि आई कॉमा जे पे आप आए हो तो इतना पैसा लगा ही होगा। प्लस अब आपको नेबर में जाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रिड डायरेक्शन की जो वैल्यू थी उसमें -1 किया, अगर ये नॉट इक्वल टू आई हो जाता है ना, यहाँ पर देखो आई वाला जो इंडेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो 0 ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने आपको पिछले वाले अप्रोच में सिखाया था, ये वाला शॉर्टकट। ठीक है। उसके बाद आप ये क्या करते थे, चेक क्या करते थे अपने डायक्स्ट्रा वाले कोड में कि भाई जो नया कॉस्ट निकल कर आया है आई डैश कॉमा जे डैश में पहुंचने के लिए, अगर वो आई डैश कॉमा जे डैश में पहुंचने के और भी बहुत सारे पाथ रहे होंगे, तो उसका जो कॉस्ट होगा, ऑलरेडी मैं एक कॉस्ट नाम का एक अरे बना लूँगा। याद करो रिजल्ट नाम का एक अरे बनाते थे डायक्स्ट्रा में हम लोग हमेशा। ठीक है। और वो रिजल्ट, ये 2D ग्रिड का निकाल रहे हैं तो रिजल्ट भी 2D ग्रिड का होगा। तो रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे क्या बताता था, मिनिमम कॉस्ट टू रीच आई कॉमा जे फ्रॉम सोर्स, है ना। यहाँ पर सोर्स हमारा जे कॉमा 0 है, तो ऑलरेडी आई डैश कॉमा जे डैश में पहुँचने का जो भी कॉस्ट होगा सोर्स से, उससे अगर छोटा कॉस्ट निकल के मुझे आ गया न्यू कॉस्ट, तो ऑब्वियसली मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि मुझे बेटर आंसर मिला है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश का वैल्यू अपडेट कर दूंगा न्यू कॉस्ट से। यहाँ तक क्लियर है? और प्रायोरिटी क्यू में पुश करना मत भूलना। प्रायोरिटी क्यू में पुश क्या करेंगे कि भाई करंट कॉस्ट मेरा क्या था, न्यू कॉस्ट इस आई डैश कॉमा जे डैश में आने में, और आई डैश कॉमा जे डैश ये भी डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। जब आप इस प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकलोगे, फॉर लूप वाइल लूप से बाहर निकलोगे, जब डायक्स्ट्रा खत्म हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट वाले 2D ग्रेड में आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। तो आपको क्या निकालना था, कहाँ पर पहुँचने का आंसर निकालना था, M-1 N-1 में पहुँचने का आंसर निकालना था। ठीक है। तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल अप्रोच था ये, बट ये सोच पाना कि डायक्स्ट्रा इसमें लग जाएगा वो थोड़ा टफ था, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसी कोड को यूज़ करके आप कंप्लीट ड्राई रन इसका ज़रूर करना है एक बार, है ना। मैंने बस यहाँ पर हल्का फुल्का दिखा दिया आपको, ये वैल्यू, ताकि थोड़ा मेरा ड्राई रन आपको समझ में आ जाए। बट आप खुद से भी पूरा ड्राई रन कर सकते हो। जल्दी से चलो इसका कोड करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपना डायक्स्ट्रा से इसका कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैंने डायरेक्शन सारे डिफाइन कर लिया, एम और एन डिफाइन कर लिया है, और डायक्स्ट्रा में हम प्रायोरिटी क्यू लेते थे ना, तो हमें मिन हीप डिफाइन करना है। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ मिन हीप कैसे डिफाइन करते थे, इंट वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर ऑफ इंट। ठीक है, इंट या फिर बिना इसके भी चलेगा। ठीक है, पी क्यू। तो इससे क्या होता था, मिन हीप डिफाइन होता था, लेकिन ये मिन हीप ऑफ इंटीजर्स है। लेकिन बट मैंने क्या बोला था, इस बार हम हीप में वेक्टर स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट स्टोर करना है। तो जहाँ जहाँ इंट है वहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट लिख देते हैं, वेक्टर ऑफ इंट। फिर यहाँ पर भी देखो इंट लिखा है, तो यहाँ पर भी वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर है, पी क्यू है, आई थिंक वी आर डन। ओके, ठीक है। तो हमने प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लिया। फिर प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं। हमारा जो पहला एलिमेंट है क्या है भाई, 0 कॉस्ट है, किस कहाँ पर पहुँचने का, 0,0 में पहुँचने का। ऑब्वियस है, सोर्स 0,0 है, तो वहाँ से वहाँ जाओगे तो ऑब्वियस है 0 ही कॉस्ट लगेगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मत भूलना, रिजल्ट अरे बनाना है ना हमें, रिजल्ट ऑफ m कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n। और यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट मैक्स डाल दिया करते थे हमेशा, याद है। डायक्स्ट्रा का अगर कोड याद नहीं आता तो डेफिनेटली इसकी वीडियो ज़रूर देख लेना, वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और सिंस हमने पी क्यू डॉट पुश कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ 0th नोड पे 0,0 पे पहुँचने का कॉस्ट कितना है, 0 है। ठीक है। अब वही ख़ानदानी टेम्पलेट, वाइल पी क्यू डॉट एम्प्टी जब तक नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ऑटो कर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप इंट करंट कॉस्ट मेरा क्या है, करंट कॉस्ट इज इक्वल टू कर ऑफ 0 इंट आई इज इक्वल टू कर ऑफ 1 इंट जे इज इक्वल टू कर ऑफ 2। ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, डायरेक्शंस इसका, है ना। इंट डिर इज इक्वल टू 0, डिर या आई जो भी लेना आपको, डिर इज इक्वल टू 0, डिर अंडरस्कोर आई था ना, सॉरी, डिर आई इज इक्वल टू 0, डिर ऑफ अंडरस्कोर आई इज लेस देन इक्वल टू 3, डिर अंडरस्कोर आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब निकाल लेते हैं, आई डैश इज इक्वल टू
आई प्लस dir ऑफ dir अंडरस्कोर आई का 0, ठीक है, इंट जे डैश इज इक्वल टू जे प्लस dir ऑफ dir अंडरस्कोर आई का 1, ठीक है। तो आई डैश जे डैश आपने निकाल लिया। सबसे पहले से देख लेते सेफ होना चाहिए। आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई डैश मस्ट बी लेस देन एम एंड जे डैश मस्ट बी लेस देन एन। और हाँ बस यहाँ तो यही चेक होगा, जे डैश मस्ट बी लेस देन एन हो गया, ठीक है। और अगर ये सेफ है नेक्स्ट सेल, तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे कि करंट ग्रिड में मैं जहाँ पर हूँ, ग्रिड डायरेक्शन, वो मुझे कहाँ जाने को बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। और डायरेक्शन कॉस्ट ले लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में डायरेक्शन कॉस्ट कैसे निकालते थे कि भाई अभी जो मेरा करंट सॉरी इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता, तो पहले मैं ये चेक करूँगा, मैं न्यू कॉस्ट निकालूंगा। न्यू कॉस्ट विल बी इक्वल टू, देखो करंट कॉस्ट आपको पता है क्या है, अभी जस्ट आपने निकाला, ये रहा करंट कॉस्ट, है ना, कर कॉस्ट प्लस डायरेक्शन कॉस्ट, है ना। बट डायरेक्शन कॉस्ट आपको चेक करना पड़ेगा क्या है, तो डायरेक्शन कॉस्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग कि अगर मेरा जो ये है मेरा ग्रिड डायरेक्शन है, उसमें -1 करने पर अगर ये एग्जैक्टली dir अंडरस्कोर आई के बराबर आ जाता है तब 1 ऐड करेंगे, नहीं तो 0 असाइन होगा डायरेक्शन कॉस्ट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका न्यू कॉस्ट अब निकल चुका है। तो अब बस हमें इतना चेक करना है कि इफ़ जो न्यू कॉस्ट है वो अगर लेस देन रिजल्ट ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश है, मतलब आई डैश कॉमा जे डैश में पहुँचने का एक मुझे और सस्ता तरीका मिल गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है रिजल्ट ऑफ आई डैश कॉमा जे डैश विल बी इक्वल टू न्यू कॉस्ट असाइन कर दो, और इसके बाद प्रायोरिटी क्यू में इसको पुश करना मत भूलना, ठीक है। तो क्या क्या पुश कर रहे थे हम लोग, न्यू कॉस्ट और आई डैश कॉमा जे डैश का ये कॉस्ट है, अरे यार आई डैश कॉमा जे डैश, ठीक है। और लास्ट में बस हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न रिजल्ट ऑफ m-1 कॉमा n-1। ये क्या स्टोर किया हुआ है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच m-1 कॉमा n-1, यही तो हमें निकालना था, है ना। तो रन करने से पहले एक बार इसका ये देख लेते हैं, कहीं पर हमने सिली मिस्टेक किया है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन अंडरस्कोर 1 लिख दिया, अंडरस्कोर आई था वेरिएबल का नाम, इसीलिए वेरिएबल का नाम सिंपल रखना चाहिए, मैंने वेरिएबल का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू होगा ना, ठीक है। और एक और सिली मिस्टेक हमने क्या किया कि देखो ग्रिड dir -1 अगर बराबर है dir आई के, मतलब जिधर जाना चाहते हैं उधर ही ले जा रहा है हमें डायरेक्शन, तब वहाँ कॉस्ट 0 ऐड होगा ना। जब नॉट इक्वल टू होता था तब यहाँ कॉस्ट 1 ऐड करते थे, क्योंकि हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल दी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपके प्रायोरिटी क्यू में, मतलब जो क्यू है प्रायोरिटी क्यू, उसमें सारे के सारे सेल्स इंसर्ट होंगे, ठीक है। तो और सारे के सारे सेल्स आपको विजिट करना पड़ेगा, तो O ऑफ M क्रॉस N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ M क्रॉस N, क्योंकि आपने सारे सेल्स को एक बार आपको विजिट करना ही करना है ना। तो अब देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर अगर आप ध्यान दो, प्रायोरिटी क्यू में आप सारे सेल्स को डाल दोगे वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस में क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू में सारे के सारे सेल्स होंगे, तो O ऑफ M क्रॉस N सारे सेल्स डालोगे तो प्रायोरिटी क्यू का साइज कितना हो जाएगा, M क्रॉस N हो जाएगा, ठीक है। और सारे सेल्स को आपको एक बार विजिट करना ही करना है, तो M क्रॉस N हो गया। लेकिन सारे सेल्स को विजिट तो कर रहे हो, बट यहाँ पर देखो एक ऑपरेशन भी आप लगा रहे हो, यहाँ पॉप ऑपरेशन लगा रहे हो, टॉप पॉप, है ना। तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, तो ये भी तो होगा M इंटू N इंटू लॉग ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू कितना हो सकता है वर्स्ट केस में, M क्रॉस N हो सकता है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ M क्रॉस N, क्योंकि वर्स्ट केस में आप सारे सेल्स को एक बार तो विजिट करोगे ही करोगे, है ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये लॉग ऑफ M क्रॉस N किसके लिए मैंने ऐड किया है, ये इस पॉप ऑपरेशन के लिए किया है बस। बाकी M क्रॉस N मैंने क्यों किया, क्योंकि सारे सेल्स को एक बार तो विजिट करोगे ही करोगे, एक बार तो करो ही करोगे, उससे ज़्यादा बार भी करना पड़ सकता है, बट एक बार तो करोगे ही करोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो सबमिट तो हो गया, एक छोटा सा और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है जो डाइक्स्ट्रा में जनरली लोग लगाते हैं, अगर आप नोटिस करो, आप इधर ही एक बार चेक कर सकते थे। देखो अभी आप करंट कौन से सेल में हो, I कॉमा J पर हो, तो अगर आप रिजल्ट ऑफ I कॉमा J अभी चेक कर लो
कि आई कॉमा जे पर ऑलरेडी जो कॉस्ट था पहले से, मान लेते हैं रिजल्ट वेरिएबल में आप चेक कर रहे हो, अगर वो करंट कॉस्ट से छोटा है ऑलरेडी, तब तो कंटिन्यू कर जाओ। क्योंकि देखो, अगर ध्यान दो, अगर आप रिजल्ट वेरिएबल में ऑलरेडी आई कॉमा जे का आंसर निकल चुका है, ठीक है, और उसका कॉस्ट से इस करंट कॉस्ट से छोटा था, ठीक है, तो इस आई कॉमा जे से जब आप नेबर में कहीं पर जाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। तो क्यों? क्योंकि अभी करंट कॉस्ट जो है वो बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस आई कॉमा जे से आप फर्दर किसी नेबर के पास भी नहीं जाना चाहोगे, है ना। तो इसीलिए अगर ऑलरेडी आई कॉमा जे का आंसर निकल चुका है जो कि करंट कॉस्ट से लेस है, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, नो नीड टू गो फर्दर टू दी नेबर्स ऑफ आई कॉमा जे, क्योंकि आई कॉमा जे भी इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है, इसके बिना भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट आइडियली आपको ये करना चाहिए डाइक्सरा वाले कोड में भी। तो ये भी डाइक्सरा का कोड है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया इसको। इंडिड यस, ये भी एक्सेप्ट हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।